मैंने अपना जीवन डर की वजह से बर्बाद कर लिया था। सहेलियों की बातों में आ गई थी और उनके डराने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर लिया था। मेरी एक सहेली नंदिता थी। उसकी बचपन में शादी हो गई थी। वह हमारे पड़ोस में ही रहा करती थी। नंदिता से मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। वह अपनी हर बात मुझे शेयर कर लिया करती थी। उसके रिश्तेदार का गांव पास में ही था, जहां पर लोग बाजार जाकर घर का सामान खरीदा करते थे। मैं भी कई बार नंदिता के साथ गई थी। उसका पति वहीं बाजार में उसे पकड़ लेता और उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता। मैं भी उसके साथ होती। मुझे भी कई सारे सामान वह फ्री में ही दिलवा देता। नंदिता से काफ़ी चिपक चिपक कर बातें करता। देखने में काफ़ी खूबसूरत था। नंदिता भी बहुत खूबसूरत थी। उसको कुछ भी चाहिए होता, जैसे नाखून पालिश, सिंदूर, बिंदिया या कोई खाने की चीज़, उसका मन करता तो वह अपने पति रवि को बोल देती। वह हमेशा उसको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान खिलाता। नंदिता धीरे धीरे उसके बहुत करीब जा रही थी। उसके और मेरे उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हम दोनों नादान थे, पर मैं स्कूल भी जाया करती थी। लेकिन नंदिता के घर वाले उसे नहीं पढ़ा रहे थे। उसके ससुराल वालों का कहना था कि घर के काम काज सिखाओ। वह लोग थोड़ा गरीब थे। एक दिन वो मेरे साथ बाजार गई और वहीं पर उसका पति रवि मिल गया था। उसने नंदिता को कहा कि तुम अपनी सहेली को घर भेज दो और तुम मेरे साथ चलो। बाग के गांव में ही मेला लगा हुआ है। आज तुम्हें मेला दिखाकर लाऊंगा। और मुझसे कहने लगा, तुम इसके घर पर बताना कि उसे आटा चक्की पर और टाइम लगेगा। और मुझे उसने मेरे मनपसंद की मिठाई दिलवा दी। मैंने घर पर ऐसा ही कहा जैसा उसने बताया था। मैं घर चली आई। नंदिता की माँ ने पूछा तो मैंने बताया कि अभी उसे आटा चक्की पर टाइम लगेगा। नंदिता की माँ ने कुछ नहीं कहा। नंदिता न जाने कब आई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैंने नंदिता से पूछा, क्या तुम मेले गई थी, तो वह घबरा गई और रोने लगी। उसने कहा कि नहीं, मेरे पति रवि ने झूठ बोला था। वो मुझे मेले नहीं ले गया था। वह तो अपने गांव के आम के बगीचे में लेकर गया था। उसने मुझे बहुत सारा आम दिया। फिर वह चुप हो गई और शर्माने लगी। मैंने कहा, नंदिता, ये तुम्हारे होठों को क्या हुआ है? उसने अपने होठों पर हाथ रख लिया और कहा कि पहले बताओ, तुम किसी से कुछ बताओगी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारी पक्की सहेली हूँ, मैं क्यों बताऊंगी? उसने कहा कि तुम कभी शादी मत करना। मैं डर गई। मैंने कहा, क्या हुआ, बताओ तो सही। ये मेरे होठों को मेरे पति ने ही जख्मी किया है। मैंने कहा, फिर तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बता रही? उसने कहा कि रवि ने सख्त मना किया है। उसने कहा कि पति और पत्नी के बीच में यही होता है। अगर ये बात घर पर किसी को पता चल जाएगा तो तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हारा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। पर मैं नहीं चाहता कि विदाई से पहले तुम्हारी बदनामी हो जाए, इसलिए ये बातें किसी को ना बताना। क्या तुम्हारी कोई सहेली शादीशुदा नहीं? अगर है तो उससे पूछना कि पति और पत्नी के बीच में क्या होता है, तो वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। और फिर तुम्हारी विदाई को तो बस 6 महीने रह गए हैं। तुम्हारे ससुर को विदेश से आते ही मैं तुम्हारी विदाई करवा लूँगा। मैं अपनी सहेली नंदिता की बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी। उसने बताया कि मेरे होठों को उसी ने ही अपनी होठों में फंसाकर चूमता रहा जब तक मैं रो न पड़ी। उसके बाद वो मुझे बगीचे में बने झोपड़ी में ले गया और मेरे सारे कपड़े उतार कर मुझे काफ़ी देर तक देखता रहा। मैं बहुत रो रही थी। उसने कहा, उसमें रोने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे हर अंग को देख सकता हूँ। अब तो तुम्हें पीरियड्स भी आने लगे हैं और अब तुम बड़ी हो गई हो। उसने मुझे अपने बाजू में जकड़कर मुझे अपने नीचे लिटा चुका था। मैं उसको हटा भी नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। उसने कहा कि हमारी जॉइंट फैमिली है, कमरे गिन चुन कर ही हैं। मैं तुम्हें पहले ही ट्रेंड कर दूंगा ताकि तुम घर पर शोर ना मचाओ, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी कि तुम किस परिवार से हो। तुम्हें तमीज़ नहीं है पति के पास सोने की, और कोई मेरी पत्नी को कहेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तुम थोड़ा सा यहीं बर्दाश्त कर लो और ये तो सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। हमारे बच्चे होंगे और जब मैं तुम्हारी विदाई करवा कर लाऊंगा तो मैं थोड़ी दिन भर तुम्हारे पास बैठूंगा। अभी तो मेरा बड़ा भाई ही दिन में कभी अपनी पत्नी से बात नहीं करता और मैं तो उससे छोटा हूँ। मैं कैसे तुम्हारे बिना रह पाऊँगा? मैं तो अभी से परेशान हो रहा हूँ। जब तुम्हारी विदाई हो जाएगी तो मैं तुम्हें रोज़ यहीं बाग में लेकर आऊँगा और हम दोनों यहीं पर प्यार मोहब्बत करके घर चले जाएंगे। घर वालों को लगेगा हम बाग रखाने आए हैं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी ऐसे ही करता था। अब मैं तुम्हें भी ऐसे ही ट्रेंड कर दूँगा। उसके बाद उसने मेरी चीख निकलवा दी थी। मुझे बहुत ब्लीडिंग हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी और कांप रही थी, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैंने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर काफ़ी देर के बाद वो मुझसे दूर हुआ था और कहने लगा, ये सब बातें किसी को नहीं बतानी है। ये पति और पत्नी के बीच में ही रहती है और इस चीज़ की आदत डाल लो। वो मुझे ये सारी बातें बताकर बहुत ज़ोर से रोने लगी, पर कहने लगी, तुम कभी शादी मत करना
तुम तो पढ़ाई भी कर रही हो। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मुझे नहीं पता था शादी का मतलब ये होता है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। इतनी तकलीफ़ तो पीरियड्स के समय भी नहीं हुई थी। ये देखो मेरे छाती का क्या हाल हुआ है। मैंने उसके जिस्म को देखा तो मैं डर गई थी। मैंने कहा मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। मैंने कहा तुमने अपनी माँ से क्या कहा, तुम्हारी इतनी बुरी हालत है। तो वो बताने लगी, माँ से कहा है कि मैं आटा लेकर नहर से नीचे गिर गई थी। भैंस चराने वाले ने मुझे बचाया था और मैंने अपने ऊपर आटा भी लगा लिया था। मैं नंदिता की बातें सुनकर उसके साथ बाजार जाना भी बंद कर दिया। मुझे उसका पति अब अच्छा नहीं लगता था। 2 महीने के बाद ही नंदिता की विदाई हो गई थी। अपने ससुराल चली गई थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी और उसके पति ने उसकी विदाई जल्दी करवा ली और वह प्रेग्नेंट हो गई थी। अब वो मायके में कम ही आती थी। मेरी नंदिता से बहुत कम ही बात हो पाती थी, लेकिन उसकी हर बात मेरे दिमाग से चिपक गया था। मेरे स्कूल की सहेलियाँ भी मुझे इस तरह की बातें बताया करती थी और मुझे शादी के नाम से ही डर पैदा हो गया था। मेरे अंदर भी अब सुहाग रात को लेकर बहुत सारे डर पैदा हो रहे थे क्योंकि मेरी 2 कम उम्र की सहेलियों की शादी मुझसे पहले हो गई थी और जो कुछ उन्होंने अपने सुहाग रात के बारे में बताया था, मेरा तो डर से बुरा हाल हो गया था। उसके बाद उसने जो मैगज़ीन दी थी उसे पढ़कर और देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मेरी कहानी उस दिन शुरू हुई थी। अब तो मुझे शादी की रात से बहुत डर लग रहा है। मैं आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मैं शादी के रात की तकलीफ़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मुझे दर्द नहीं सहना। आप मुझे डिवोर्स दे दो। फिर मुझसे सतेंद्र कहने लगा, क्यों इतना घबरा रही हो दिव्या, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। ये कहकर उसने मेरे ब्लाउज को 2 भागों में। रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी रो दूंगी। आवाज़ में मेरी बेचैनी, हिचकिचाहट थी। मैं नहीं जानती थी मेरे साथ क्या होगा। मेरी शादी हो गई थी, लेकिन विदाई से मुझे बहुत डर लग रही थी। रिया, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने तो सुना है शादी के रात पति पत्नी के साथ मुझे ये बातें करने से बहुत डर लग रहा है। मैं शादी के रात के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। शादी के रात जैसे ही पति अपनी पत्नी के करीब आता है तो पत्नी को जब मुँह दिखाई देता है तो उसका दर्द संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना कि बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें तो पता है ना, मुझे जरा सा भी मार लग जाए तो रोना आ जाता है और पति तो पूरे के पूरे मुझ में समा जाएंगे। मैंने जब से तुम्हारी शादी की कहानी सुनी है ना, मेरे तो सोच सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस सब से मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम्हें पता है, मैंने एक कहानी भी पढ़ी थी। शादी की पहली रात ही पति ने लड़की के साथ सुहागरात मनाकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया था और अगली सुबह तक उसे इतनी ब्लीडिंग हुई थी कि सुबह तक मर ही गई थी। और तब से तो मेरा दम ही घुट रहा है। और तुम्हें पता है, सतेंद्र भी बहुत गुस्से वाला दिखाई देता है। अगर मैं उसे मना करूंगी तो वो बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ेगा और अपना हक वसूल करके ही रहेगा। अगर मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी तो मेरा क्या होगा। और शादी के बाद उसका प्यार सहकर भी मैं अस्पताल पहुंच गई और सुबह तक मैं भी मर गई। तो ये कहते ही मेरी जुबान कांप उठी थी। मेरी आंखों से बराबर आंसू निकले थे। मेरे आंखों में खून के आंसू तैर रहे थे। मुझे तो शादी जैसी शब्द से ही अब नफरत हो रही थी। मेरा इतने कहने पर रिया मेरे पास आई। फिर वह धीरे से बोलने लगी, दिव्या, यही दुनिया का दस्तूर है। शादी के रात तो हर लड़की को ये सब सहना ही पड़ता है। तुम इससे भाग कर नहीं जा सकती। शादी एक ऐसा बंधन है जो मर्द औरतों के जिस्म को भी उजाड़ देता है और ये मर्द की फितरत में शामिल होती है जो अपनी पत्नी से पूरी करता है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगी तो ये मर्द के साथ बहुत गलत होगा और भगवान की नज़रों में भी ये पाप होगा। हर मर्द अपने दिल में एक ही इच्छा लिए शादी करता है और वह इच्छा अपनी पत्नी से पूरा करता है। और अगर शादी के बाद भी तुम उसे ये सब करने के लिए रोकोगी तो ये आदमी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। फिर मैंने एकदम से नाम में सिर हिलाया, नहीं रिया, नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचते ही मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही थी। तो मैं कैसे उसके करीब जाऊंगी। जब वो मेरे करीब आएगा, मुझे छुएगा, मुझे चूमेगा, मेरे जिस्म पर हाथ रखेगा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जान तो अभी से जा रही है और तुम हो कितनी आसानी से ये सब बातें कर रही हो। मुझे किसी तरह का मज़ा नहीं चाहिए और नहीं इस तरह का कोई प्यार चाहिए। मैं शादी जैसे रिश्तों को ही नहीं मानती। तुम खुद सोचो रिया, न जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। वह बहुत ही मासूम थी, अपनी तकलीफ को अपने सहेली के साथ सुनाने की कोशिश कर रही थी। फिर से रिया कहने लगी, दिव्या, तुम परेशान मत हो, सभी को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं भी तो इस सब से गुजर चुकी हूँ। तुम अकेली नहीं हो जो ये बर्दाश्त करने पर इतना डर रही हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। दर्द भी हुआ था, लेकिन मैंने वो सब बर्दाश्त किया था क्योंकि पति को अगर मैं ये सब करने से मना कर देती
तो हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता। अगर हम अपने पति को ये सब करने के लिए मना करते रहेंगे तो मर्द बाहर मुंह मारने लगते हैं, दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने लगते हैं और ये गलत भी है, पाप भी है। हर औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम इससे कभी भी भाग नहीं सकती। आज नहीं तो कल ये सब सहना ही पड़ेगा। और तुम्हें पता है, अगर औरत इस सब चीज़ को अच्छे से समझने लगे तो उसे भी ये सब अच्छा लगने लग जाता है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसी तरह से डरती रहोगी तुम्हारा रिश्ता खोखला पड़ जाएगा। फिर तुम्हारा पति सत्येंद्र भी तुमसे भागने लगेगा, क्योंकि अपने पति की मोहब्बत से तुम खुद को दूर कर रही हो। रिया की इस तरह की बातें सुनकर तो मैं रोने लग गई थी। मेरी आवाज़ कांपने लगी। नहीं, मेरे साथ ज्यादती होगी। मैं इस तरह का समझौता नहीं कर सकती। मैं क्यों इस सब को बर्दाश्त करूं? वो कैसे मुझे छुएगा, मेरे करीब आएगा, मेरे जिस्म पर हाथ फेरेगा? ठीक है, मैं मानती हूँ वो मेरा पति है, लेकिन जिस्म तो मेरा है, इसमें मेरी मर्जी कहाँ? फिर एक गहरी सांस ली। दिव्या, ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। ये जिंदगी का सिस्टम है, ऐसा ही है और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। बस हम लड़कियों को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा दर्द भी सहना पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ को बर्दाश्त भी करनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारा रिश्ता बिगड़ सकता है, लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना। देखो, तुम्हारे माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, कब तक उनके सर पर बैठी रहोगी? तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम इस दुनिया के दस्तूर से लड़ सकोगी। मेरे बगैर तो तुम कॉलेज के दरवाजे तक नहीं जाती, फिर अकेले ज़िंदगी कैसे बिताओगी? फिर भी मुझे रिया की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो डर लग रहा था और मैंने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी रिया, मैं टूट जाऊंगी। मेरे जिस्म से तो जान ही निकल रही है, मेरी आत्मा कांप रही है, मैं मर जाऊंगी रिया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। वो जब मेरे पास आएगा, मुझे छुएगा, मैं अंदर से मर जाऊंगी सच में। मैं तो सिर्फ एक ही बात पर अटक कर रह गई थी। मेरी सहेली रिया एक शादीशुदा लड़की थी। 8वीं के बाद ही उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी। अब वो तो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो मेरी पक्की वाली दोस्त थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। कमरे में अब तो चुप्पी छाई हुई थी। उस सन्नाटेदार कमरे में मेरी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर रिया मुझसे कहने लगी, दिव्या, अगर तुम ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाओगी तो तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा और आगे नहीं चल पाएगा। इतना कहकर वह अपने घर चली गई थी, मगर मुझे तो उसकी बातों से बहुत डर लगने लगा था। वह मुझे और भी डरा कर चली गई थी। मैं तो अब बेड के किनारे पर पीठ लगाकर बिल्कुल चुप बैठी हुई थी और कमरे में पूरी चुप्पी छाई हुई थी। फिर दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक की आवाज़ सुना रही थी। फिर मैंने अपनी सहेली का दिया हुआ वो मैगजीन निकाला जिसमें उसने कहा था, इस मैगजीन को देख लोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ये सब उस टाइम की बात थी, 1995 की, जब ना कोई मोबाइल था। ये सब बातें सहेलियाँ या भाभियाँ ही बताया करती थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। किसी के मुंह से सुनने में और अपने साथ होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। लोग बातें करते थे, उसमें से आधा छुपा लेते हैं। मेरी सहेली ने वो मैगजीन दी थी जो कि डायरी की तरह थी। कोई भी देखता तो उसे लगता कि डायरी है। जब मैंने वो मैगजीन निकाली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आया था ये क्या है। मैं मैगजीन के पन्ने पलटती रही। तब मुझे कुछ और ही पिक्चर देखने को मिले। जो पति का हक होता है, जिसे पत्नी को निभाना ही पड़ता है और पत्नी का फर्ज बनता है अपने पति की इच्छाओं को पूरा करें। मेरी तो आंखों में फिर से नमी आ गई थी। उस मैगजीन की फ़ोटो को देखा तो मेरे सीने पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। औरत को दर्द होता ही है, लेकिन उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। मोहब्बत तो वक्त के साथ पैदा हो जाती है, लेकिन जिस्मानी संबंध जरूरी है। ये एक जिस्म की भूख है। जो कोई औरत अपने पति के प्यार को ठुकराती है तो उसका रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है और इस सब में मज़ा भी खराब हो जाता है। जिसने भी उसे इंजॉय की तरह महसूस किया उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से बीतती है, और जिसने उसे दर्द की तरह महसूस किया तो वह सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में ही बिता देती है। ये पढ़ते ही मैंने उस मैगजीन को फेंक दिया और मैं तकिया में मुंह छुपाकर रोने लगी। मेरी हिचकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ना ही मैं अपने आप को समझा पा रही थी, ना ही अपने दिल की बात को किसी को बता पा रही थी। मैं तो यही सोच सोच कर डर में पड़ी हुई थी। 2 साल बाद जब मेरी विदाई होगी तो वो मुझे बिना कपड़ों को देखेगा ही। उसकी इच्छा को पूरा करना ही मेरा कर्तव्य होगा और उसके हर बात को मानना ही, उसके प्यार को सहना ही, ये सब एक औरत का कर्तव्य है। और ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? यही चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। कुछ पलों के लिए तो मैं सिर्फ सर झुकाए रोती रही, जैसे दिल में एक बंद दरिया था जो अब बह निकला था। मेरी शादी को 2 साल हो चुकी थी, अब विदाई बाकी थी और मैं अपनी विदाई करवाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं विदाई नहीं लूँगी, मुझे दर्द नहीं सहना। मैं बार बार ये सब दोहरा रही थी।
खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं अभी भी अपने आप को बचा सकती हूँ। लेकिन सतेंद्र तो बहुत गुस्से वाला आदमी दिखाई दे रहा था। वह कैसे भला मेरी बात को मान सकता था? वह तो मुझसे बहुत प्यार करता है और मर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कैसे ये सब बातें सतेंद्र से कह सकती हूँ? मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कुछ सोचकर मैंने कांपते हाथों से अपनी वही डायरी उठाई और सतेंद्र के लिए मैंने कुछ नोट लिखा और मैंने वो नोट लिखकर उसका पन्ना फाड़कर अपने पड़ोसी के बच्चे से वह खत भिजवाया था। सतेंद्र का घर ज़्यादा दूर नहीं था। सतेंद्र मेरे पड़ोसी का रिश्तेदार था। मुझे पता था अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चलेगा, मगर मुझे यकीन था मैं सतेंद्र को मना कर ही दम लूँगी। वो मेरे साथ रिश्ता तोड़ दे। अगर वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो मेरे डर को महसूस करके खुद ही पीछे हट जाएगा। जब मैं ही उसे खुद से ठुकरा दूंगी तो वह कभी भी मुझे नहीं अपना पाएगा। लेकिन मुझे क्या खबर थी, सतेंद्र उड़ती हुई चिड़ियों के भी पर गिन लेता था। ये मैंने सुना था। भला कैसे वह अपनी मोहब्बत को अपने हाथ से जाने देगा? मैंने एक गहरी सांस ली और सतेंद्र को वह खत लिखा था। सतेंद्र, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? दिल तो मेरा बहुत घबरा रहा था। सतेंद्र तो मुझे पहले भी अपने घर बुला चुका था। सतेंद्र की मम्मी ने भी मुझे कई बार अपने घर बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देती थी। मगर आज मैं खुद ही उसके घर जाने की बात पर मेरा हाथ पैर पहले ही कांप उठा था। कुछ दिन के बाद खत का जवाब आ गया था। हाँ, आ जाओ, तुम्हारे लिए तो मेरे सारे घर के दरवाजे खुले हैं। कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। अगर तुम कहो तो मैं खुद ही लेने आ जाऊंगा तुम्हें। उसने तो मुझे बहुत ही प्यार से जवाब दिया था। वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत से बात कर रहा था। अगर उसे जरा भी मालूम हो जाता कि मेरे दिमाग में उसके लिए क्या कुछ चल रहा है तो वो मेरी टांगें तोड़ देता। उसका इतना मोहब्बत भरा खत देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। डर से मेरी जान ही निकलने लगी थी। हमेशा से सतेंद्र का सामना करना मुझे बड़ा मुश्किल ही लगता था। फिर मैंने जल्दी से उस खत का जवाब लिखा था। उस बच्ची के हाथ से दोबारा भिजवाया था। मैंने उस खत में लिखा था, नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। बस आप मुझे ये बता दें कि कब आप घर पर रहोगे। फिर उसने जवाब दिया, मैं डाकखाने से 5 बजे घर आता हूँ। हाँ, तुम्हें कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे आने से मेरी माँ भी खुश होगी और तुम्हें किसी बात का टेंशन नहीं लेना। ना ही माँ तुम्हें कुछ कहेगी और ना ही मैं तुम्हारी मम्मी को कुछ कहने दूंगा। बस तुम आ जाओ मेरी जान। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने खुशी से धन्यवाद लिखा था और फिर मैं बड़ी तसल्ली में हो गई थी। एक नई हिचकिचाहट ने मुझे आकर घेरा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहती थी। अब मुझे सतेंद्र से जवाब चाहिए था, इस रिश्ते से भी और खुद से भी। मैं एक बार खुद ये सारी जानकारी लेना चाहती थी। मुझे मालूम था ये सब गलत है। इतनी जल्दीबाजी में मुझे फैसला नहीं करना चाहिए। किसी बड़े से इस मामले में अपनी राय लेनी चाहिए। मगर कहते हैं ना, जितनी उम्र उतनी सोच। मैं बेवजह ही अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। पूरी रात मैंने इसी उलझन में बिता दिया और फिर सुबह हो गई थी। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपने माँ बाप से बात करूं। उन्हें कैसे बताऊं कि मैं सतेंद्र से मिलना चाहती हूं। लेकिन किसी भी तरह से उनको बताना ही था। मैं अब यहाँ तक पहुँचकर हिम्मत हारना नहीं चाहती थी। मैंने हिम्मत की और किचन में चली गई। फिर धीरे से बोली, मम्मी, मैं आज अपने पति सतेंद्र से मिलना चाहती हूँ। मैं ही जानती थी ये शब्द मैंने कितने मुश्किल से कहे थे मम्मी से। ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मम्मी ने बड़ी गंभीरता से पलटकर मेरी तरफ देखा। क्यों, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई है सतेंद्र से मिलने की? अब तुम्हारी विदाई को सिर्फ 3 महीना रह गया है और अब इस तरह की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। ऐसी मुलाकातें करते रहने से लोगों की नज़र लग जाती है इस रिश्ते को और विदाई के दिन दुल्हन के चेहरे पर रूप नहीं निखरता। अब तो तुम्हारी मुलाकात विदाई के दिन ही होनी चाहिए। ऐसे में तुम अब बीच बीच में मिलती रहोगी तो भगवान न करे अगर तुम्हारे पति के जज्बात बहक जाए। इस मिलने जुलने के चक्कर में तुम प्रेग्नेंट हो गई तो हम किस किस रिश्तेदार को जवाब देते फिरेंगे। सारे लोग बातें बनाएंगे और सभी तुम्हें ही गलत ठहराएंगे। वह तो छुपे शब्दों में सब कुछ समझा गई थी। फिर मैं धीमी आवाज़ में कहने लगी, माँ, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। बस थोड़ा टाइम के लिए मुझे उनसे मुलाकात करने दो। उन्होंने मुझे 6 बजे का टाइम दिया है। मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। मम्मी, प्लीज़ मुझे जाने दो। माँ परेशान हो गई थी। बेटा, तुम्हारे पापा नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने खुद ही कहा था कि अब तो विदाई के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो तुम उनके घर आना जाना नहीं कर सकती। बेटा, हम सब के परिवारों की इज्जत का सवाल है और मैं जो बात कह रही हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। मर्द जात का कोई धर्म ईमान नहीं होता। तुम उसके लिए पवित्र हो और वे तुम्हारा पति है। अगर मन बहक गया तो सुहाग रात पर जो होना था वह अभी कर लेगा
और मैं नहीं चाहती विदाई से 3 महीने पहले किसी तरह की कोई बात सुनने को मिले। अब खुले शब्दों में बोल पड़ी थी और मेरे ज़िद के आगे वो हमेशा मजबूर हो जाती थी, लेकिन आज मैं मजबूर नहीं होना चाहती थी। मगर उन्हें क्या मालूम कि उनकी बेटी इसी मामले को ख़त्म करने जा रही है। मैंने घबराकर कदम पीछे किए। उनका कोई भी इनकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी और जिस तरह की बातें वह कर रही थी वे बातें मेरे खून निचोड़ने के अलावा और कुछ नहीं था। एक पल को चुप रहकर आंखें बंद की और हिम्मत करके दोबारा आगे बढ़ी। माँ, मुझे बस एक बार जाना है। मैं वादा करती हूँ देर नहीं करूँगी। भगवान के लिए आप मेरी मम्मी हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे दिल में बहुत सी उलझनें हैं। मैं खुद को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। मुझे उनसे कुछ पूछना है, कुछ सुनना है। मैं खाली दिल के साथ इस रिश्ते में नहीं जा सकती। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें नम थी। मेरे चेहरे पर बहुत परेशानी दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। किस बात के लिए तुम्हें टेंशन हो रही है? एक दिन विदाई सारी लड़कियों की होती है, फिर उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? माँ प्लीज़ आप कह दो ना, मुझे जाना है। भगवान के लिए मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं खुश रहूं तो मुझे आज जाने दीजिए और पापा को भी संभाल लेना। उन्होंने गहरी निगाह मुझ पर डाली थी, मगर मेरे चेहरे की हालत को समझते हुए उन्होंने धीरे से मुझे कह दिया था और गुस्से में कहने लगी, अच्छा जाओ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। 6 बजे का टाइम है ना, तो फिर 7 बजे तक तुम घर पर होनी चाहिए। तुम्हारे पापा को कुछ पता न चले, इससे पहले तुम घर आ जाना। मैंने तेजी से हाँ में सिर हिलाया और माँ के पैर छुए। मैं वक्त पर आ जाऊंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। फिर मैं किचन से अपने कमरे में आ गई। अब वक्त यूं ही बीत रहा था। अब तो 6 बजने को आए थे और मैं धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर सर पर दुपट्टा लिए दरवाज़ा बंद करके गली के कोने पर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर बहुत घबराहट थी। मेरे कदम तेज रफ्तार में चल रहे थे। इतनी देर में रिक्शे में बैठकर निकल पड़ी थी। रिक्शे में बैठकर यही सोच रही थी, ये शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। सबने यही कहा था कि जोड़ा बहुत खूबसूरत है, रिश्ता बहुत अच्छा है, मगर मुझे शादी के कुछ दिन पहले ही पता चला था कि ये इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सतेंद्र ने मुझे किसी शादी में देखा था और मुझे देखते ही वही अपना दिल हार बैठा था। मुझे अपने दिल में बसा लिया था और धीरे धीरे करके अपने परिवार वालों को मनाकर हमारा रिश्ता तय करवा दिया था। मुझे तो ये जानकर बहुत अजीब सी खुशी हुई थी। कैसे होगा ये सब, जो किसी एक झलक को देखकर उम्र भर का फैसला कर बैठा है। मैंने सोचा था शायद यही मोहब्बत है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। शादी के दिन तो मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी, एक अलग सी चमक थी। मुझे तो लगा था अब मैं एक सुरक्षित मोहब्बत भरी जिंदगी की तरफ जा रही हूँ। मगर वे रात जब सतेंद्र ने शादी के बाद मेरे पास आकर कान में कहा था, वो ये था, मेरा बस नहीं चल रहा। मैं अभी अपने घर ले जाऊं और सारी रात तुम्हारी खूबसूरती को देखता रहूं, तुम्हें अपने सीने से लगा लूं, अपनी मोहब्बत तुम पर लुटा दूं, अपना एहसास तुमसे जोड़ लूं। लेकिन किस्मत है अभी सिर्फ तुमसे शादी हुई है, आगे की मुलाकात तो विदाई के बाद ही तय होगी। बस जल्द से जल्द तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो ताकि मैं तुम्हें अपना लूं। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। उस शब्द के बाद से मेरा सुकून गायब हो गया था। मेरी सोच पर एक बोझ आ गया था। मैंने महसूस किया कि शायद मोहब्बत की जड़ सिर्फ जिस्म की भूख पर रखी जाती है। वह एक बार फिर से अजीब सा महसूस करने लगी थी। दिल में सवाल उभरा, क्या यही जिंदगी है जिसका सपना देखा था? फिर जिंदगी यूं ही चलती रही। 12वीं के पेपर खत्म होते ही विदाई की बातें तेज हो गई। तारीख तय हो गई। सिर्फ 3 महीना रह गया था, मगर मेरे अंदर अब तूफान उठ चुका था। हर बीते दिन के साथ दिल घबराता था, दिमाग चकराने लगता। मुझे लगता जैसे मैं एक ऐसी दीवार की तरफ धकेली जा रही हूँ जिसके पीछे अंधेरा और आग है। मैं दिल में पक्का फैसला कर चुकी थी, मैं अब और ज़्यादा चुप नहीं रहूँगी। रिक्शे में बैठे बैठे मेरे दिल ने तय कर लिया था कि मैं सतेंद्र के सामने खुलकर बात करूँगी। मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें मेरी इज्जत ही सुरक्षित ना हो, वह जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। रिक्शा एक गली में मुड़ा। सामने का बोर्ड देखा। सतेंद्र का घर बिल्कुल पास में ही था। मैंने दुपट्टा ठीक किया, कांपती हाथों से गेट बजाया। मैंने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की और आंखें बंद की। खुद को आखिरी बार समझाया था, अब जो कुछ कहना है खुलकर कहना है। अगर डरूंगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को संभाल लूँ, जो दिल में आएगा वही करूँगी। मैं जैसे तैसे खुद को समझाया था। एक रास्ता तय करने के बाद मैं उसके घर तक पहुंच गई थी। दरवाजे से अंदर आते ही दाईं तरफ एक बड़ा सा आंगन था, बल्कि सब कुछ किसी महल की तरह दिखाई दे रहा था। मैं रिक्शे से उतरकर ही कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी थी। मेरे दिल की धड़कनें अब बहुत तेज हो रही थी। मैं दिल में अजीब सी बेचैनी लेकर उसके घर गई थी। तभी सतेंद्र की माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा
तो वह मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। अरे दिव्या बेटा, तुम आ गई। वो मेरे पास आते आते कह रही थी। मैंने उनके पैर छुआ तो उन्होंने बड़ी प्यार से मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे माथा चूमे मैंने उनका पैर छुआ। हे भगवान, तुम्हें नजर ना लगे, कितनी प्यारी लग रही हो। आज कैसे हमारे घर का चक्कर लगाया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहू मेरे घर आई है। उनका शब्द प्यार से भरा था। मैं घबराकर थोड़ा सा पीछे हुई थी और अपना सर झुका लिया था और बोली, आंटी, मुझे सतेंद्र ने बुलाया था। मैं तो बात को गोल मोल घुमाकर बोल रही थी। सतेंद्र ने तो मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद वहाँ पर आई थी। लेकिन मैंने आंटी से झूठ बोल दिया कि सतेंद्र ने मुझे यहाँ बुलाया था। फिर आंटी ने मुझे सोफे की तरफ इशारा किया। बैठो बेटा, सब ठीक तो है ना। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। मैं भी अब सोफे पर बैठ गई, मगर हाथ पैर कांप रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जी सब ठीक है आंटी, वह बस मैं सतेंद्र से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा था 6 बजे तक तुम आ जाओ। फिर आंटी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वह कह रहा था कि तुम आओगी। अच्छा किया तुमने ये फैसला किया। मुलाकात का अपनी पढ़ाई को लेकर तुम्हें बात करनी होगी। तुम कर सकती हो, आखिर तुम्हारा पति है और अच्छा ही है। एक दूसरे की बातें समझ जाओ तो शादी तो हो चुकी है। बस तुम्हारी विदाई को 3 महीने रह गए हैं। अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करो, एक दूसरे को समझा दिया करो। मैं नजरें झुकाकर ना में सिर हिला दिया। दिल की बातें समझा करो, इस शब्द से मैं उलझन में पड़ गई थी। जिन बातों का आज मैं अंत करने जा रही थी, क्या वे दिल की बातें थी या फिर एक तूफान था जो सब कुछ बदल सकता था। फिर आंटी ने नरमी से कहा, चलो फिर जाओ, वह तुम्हारे इंतजार में है, अपने कमरे में ही है। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवा देती हूँ। अब मैं धीरे से खड़ी हुई और अपने दुपट्टे को ठीक किया और हाथों की नमी को साफ किया। धन्यवाद आंटी, ये कहकर वहाँ से चली गई। सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरे कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। लेकिन मैंने आज फैसला कर लिया था कि मैं आज ये समस्या तय करके ही जाऊंगी। फिर मैं सतेंद्र के कमरे की तरफ पहुंच गई। मैंने एक पल रुककर गहरी सांस ली। फिर नरमी से दरवाजे पर आवाज़ दी। सतेंद्र की आवाज़ आई, आ जाओ। फिर मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे में मैंने देखा तो वह सफ़ेद कमीज में आधे बटन खोले हुए काफ़ी हैंडसम लग रहा था। मुझे देखते ही सतेंद्र मुस्कुराया और जल्दी से खड़ा हो गया। आज मेरी जान को मेरी इतनी याद आ रही थी कि वो मुझसे मिलने के लिए खुद मेरे घर चली आई है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मेरे करीब आया और नरमी से वो मेरे कमर पर हाथ डालकर मुझे अपने पास खींच लिया। वरना तो कभी मेरी प्यारी धर्मपत्नी ने ऐसी कोई इच्छा नहीं की थी। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश था। मैं तो इतना खुश था कि उसकी कोई हद नहीं थी। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बिल्कुल चुप खड़ी हो गई थी। सतेंद्र ने मेरे चेहरे को देखते हुए नरमी से कहा, तुम्हारे खातिर आज मैंने अपने डाकखाने में कई लोगों को मिठाई दे दिया। मैं आज खुशी से इतना झूम उठा हूँ। अब अच्छा बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? या फिर पहले एक काम करते हैं, थोड़ा रोमांस कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी ज़रूरी बात भी सुन लूँगा। वो मुझे छेड़ते हुए मेरे गाल की तरफ झुकने लगा था, लेकिन मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे करके उसे रोका था। नहीं सतेंद्र जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़, उसके बाद आपको जो करना है वो करें। मेरा सब दुखी में भीगा हुआ था और मेरी आवाज़ में अजीब सी कपकपाहट थी। सतेंद्र तो एक पल के लिए रुका था, फिर मेरी आंखों में झांक कर बोला, देख लो, जब मैं कुछ करूँगा तो तुम खुद शर्मा कर लाल पड़ जाओगी। मेरा चेहरा तो सच में शर्म से लाल ही हो रहा था। मेरी नज़रें झुक गई थी। सतेंद्र तो मुझे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा था। वह मेरे माथे को नरमी से चूमने लगा और मुझे प्यार से थामकर बेड की तरफ ले गया। मुझे बेड पर बिठाते हुए बड़ी गंभीरता से कहने लगा, चलो अब बताओ क्या बात है। मैंने सर उठाया और अपनी आंखें साफ की। अब यही वक्त था कि मैं अपने दिल की बात जुबां पर ले आती। वह एक ऐसी बात थी जो रिश्ता बदल सकती है और सब कुछ ख़त्म कर सकती थी। और आज मैं सब कुछ ख़त्म करने के इरादे से यहाँ आ गई हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, सतेंद्र, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई डर की बात कहने से रोक रहा था। बीच में कोई रोक टोक नहीं थी, बस वो मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। वो मेरी बातें सुनकर बिल्कुल उलझा हुआ था। फिर मैं धीमी आवाज़ में बोली, आप हमेशा कहते हैं ना कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे। बस शादी के रात भी आपने जो बात की थी वह सब बातें मुझे आज तक याद है। उस रात जब आपने मुझे कान में वह शब्द कहे थे, मैं हंसी नहीं बल्कि मैं डर गई। मैं आज सतेंद्र से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, हर बात खोल कर बता देना चाहती थी ताकि हर गलतफहमी आज ही खत्म हो जाए।
मैं अपने पलके उठाकर सतेंद्र की आंखों में झांकने लगी, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मैं अंदर डर कर चिपकी थी। सिर्फ मेरे भगवान ही जानते थे उस वक्त मैं कितनी हिम्मत करके वहाँ बैठी थी, अपने दिल का हाल सुनाने बैठी थी। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोली, मुझे लगता है आप मेरे जिस्म और मेरे हुस्न से प्यार करते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं दे रही, इस वक्त मैं सिर्फ अपनी हालत बता रही हूँ। आप जैसे आदमी के लिए ये सब कुछ आम सा होगा, लेकिन सतेंद्र जी, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत भारी है। मैं हर बात खुलकर बता देना चाहती थी, कुछ भी बात आज नहीं छुपाना चाहती थी। सतेंद्र बिल्कुल चुप बैठा मुझे देख रहा था। उसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक गहरी गंभीरता उतर आई थी। मैंने हल्का सा कांपते हुए कहा, मैं जानती हूँ मैं ये गलत बोल रही हूँ। ये सब कहने का वक्त नहीं था, शायद मौका भी नहीं। आपको दुख होगा, आपका दिल दुखेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं रुक गई, जैसे शब्द गले में ही फंस गए हों। फिर खुद को संभाल कर बोली, मैं आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत डर गई हूँ सतेंद्र जी, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसा लगता था जैसे अभी हलक से बाहर आ जाएगा। मेरी आवाज़ भारी हो गई, मगर आंखों में आंसू नहीं था। मुझे अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना। मुझे सुहाग रात जैसे शब्दों से डर लगता है। आपकी चाहत मेरा डर बनकर रह गई है। मैं बहुत मजबूर हूँ, अपने दिल का हाल बता रही हूँ। अगर कुछ भी बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। सतेंद्र जरा भी नहीं बोला, न चेहरे पर कोई हैरानी न गुस्सा, सिर्फ चुप से मुझे निहारता रहा, जैसे हर शब्द अपने अंदर समा रहा हो। मैं आखिर बात कहने के लिए पलकें बंद की, फिर धीरे से कहा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये शब्द जितने परेशानी के साथ कहा था मैं ही जानती थी। कमरे में पल भर को सब कुछ थम गया था। मेरी कांपती आवाज़ हवा में बाकी रह गई। सतेंद्र के होंठ पर अब भी वही मध्यम सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थी, शायद सवाल, शायद दुख। ये सब चुप्पी में छुपी झलक रही थी। मैंने आखिरी बात कही थी कि सतेंद्र ने गहरा सांस लिया, मुझे बड़े तसल्ली से देखते हुए बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही है, लेकिन मैं तुमसे और ना ही मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा आया है। वो बहुत तसल्ली से बातें कर रहा था। वो मेरा दिमाग पढ़ चुका था और एक जवान समझदार 28 साल का लड़का था। आसानी से वो मुझ जैसी 18 साल की लड़की के बात को समझ सकता था। मैंने उसके तरफ हैरानी से देखा, जैसे मुझे यकीन ही ना आया हो कि एक आदमी इतनी नरमी से मेरी बात को बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि आने से पहले जब मैंने रिया से इस बारे में बात की तो वो बहुत गुस्सा हुई थी। रहने दो, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। शादी करनी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, मगर उसकी बात मैं समझ ही नहीं रही थी और जानबूझकर यहाँ पर आ गई थी। मगर दिल में एक डर भी था। मुझे रिया ने कहा था कि मर्द लोग ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करते। अगर वह तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनेगा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बल्कि पूरा परिवार फैसले के लिए बिठा लेगा। मगर यहाँ तो समस्या ही उल्टी हो गई थी। फिर सतेंद्र ने मेरे आगे झुककर नरमी से पूछा, अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? न जाने क्यों मेरी बातें सुनकर उसे अंदाजा हो गया था ये जुबान मेरी नहीं थी। मैं बहुत मासूम थी। जितने बड़े बड़े शब्दों को मैं बोल चुकी थी उसके सामने साफ साफ झलक रहा था मैं किसी और से अच्छी तरह से गलत जानकारी लेकर उसके सामने आई हूँ। मैंने थोड़े वक्त के लिए सोचा और फिर सतेंद्र से कहने लगी, सतेंद्र जी, वो मेरी सहेली है ना रिया, उसने मुझे बताया, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपसे शादी वाले दिन मिलवाया तो था, वही है। सतेंद्र को याद आ गया। मैं बोलती ही चली गई। रिया की तो 8वीं क्लास के बाद ही उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी और 2 साल के बाद विदाई की थी। अब मेरी विदाई होने जा रही है, इसलिए मैं शादी के रात वाली रातों से डर गई हूँ। उसी ने मुझे बताया था कि शादी की पहली रात बहुत दर्द होता है, पति की बहुत सी मोहब्बतें सहनी पड़ती हैं। और मुझे देखिए, मैं तो जरा सी सुई चुभने पर भी जोर से चिल्ला उठती हूँ और उस तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर आप जो मुझ पर पूरा हक रखते हैं। मैं ये कहते हुए झिझक कर रुक गई। मेरी बेध्यानी से ये शब्द मेरी जुबान से निकल चुके थे। जब तुम मुझ में समाओगे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी उस तकलीफ को। मेरी बातें सुनकर सतेंद्र बहुत जोर जोर से हंसा था। मैंने किसी तरह का कोई पर्दा नहीं रखा था, सिर्फ मेरी बातों पर उसे हैरानी हुई थी और उसे मुझ पर जी भरकर प्यार आया था। वह तो कुछ पल यूं ही हंसता रहा, फिर मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ झुककर बोला, सुनो, मैं आज तुम्हारे दिल से सारा डर निकाल कर छोड़ूंगा। ना ही तुम्हारे अंदर कोई डर रहेगा और ना ही तुम अपनी जुबान से डिवोर्स जैसी शब्द निकालोगी, ना ही तुम्हें कोई घबराहट होगी। मैंने तो उसके तरफ परेशानी से देखा, आंखों में उलझा था। कैसे सतेंद्र जी, आप कैसे मेरे डर को दूर करेंगे? फिर सतेंद्र ने प्यार से मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, वैसे ही जैसे हर पति अपनी पत्नी को समझाना चाहता है। मैं सब कुछ तुम्हें कुछ कहे बिना ही समझा दूंगा।
तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारी आंखों में लिख दूंगा। मगर जब तुम इस सब के लिए तैयार हो जाओगी तब मैं और ज़्यादा कुछ कहती, उससे पहले कि अचानक वो मेरे पास आया था। बेड पर हम दोनों के बीच थोड़ी सी दूरी होने के बराबर थी। उसके यूं में करीब आता देखकर घबरा कर पीछे हुई थी, मगर फिर सतेंद्र ने अचानक मेरी कमर पर हाथ डालकर मुझे अपने बिल्कुल करीब कर लिया था। हम दोनों के चेहरे एक दूसरे की सांसों से दहक उठे थे। मैं कुछ समझती उससे पहले ही वो मेरी गर्दन पर चाहत से झुक गया था, जबकि मेरा पूरा बदन उसके मोहब्बत से ही कांप उठा था। जितनी प्यार से वो मेरी गर्दन पर झुका था वैसे ही मेरा पूरा बदन कांप उठा था। मैं तो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर अब उसके हाथ मेरी कमर पर किसी जादूगर जैसे धीरे धीरे चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरा पूरा बदन बिल्कुल मदहोश होने लगा था। मगर मैं उसे रोकने की कोशिश की, मगर मैं खुद उसके मोहब्बत में डूबती चली गई। कब मेरी गर्दन से दुपट्टा हटा, कब मेरी कमीज उतर गई, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं चला था। मैं बेकाबू होकर उसके सीने से जा लगी थी। सतेंद्र भी धीरे धीरे मेरे शरीर को चूमता चला गया और मैं भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाई थी। फिर वहाँ 2 घंटे तक कमरे में चुप्पी छाई हुई थी। मैं उसके बिल्कुल गोद में लेटी हुई थी। मेरा चेहरा थकन से सूज रहा था, मेरे पूरे बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर आकर ठहर गए थे। फिर सतेंद्र ने धीरे से मुझसे पूछा, अब निकल गया डर तुम्हारा? ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना तुम्हें? मैं भी टिमटिमाती अंदाज में अपनी आंखें खोली थी। फिर उससे कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सतेंद्र जी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तो आपसे सिर्फ बात करने आई थी, आपने तो मेरे साथ। मैं ये सब बातें करते करते एकदम ठहर गई थी। मेरा चेहरा तो शर्म से लाल हो उठा था। फिर सतेंद्र ने मुस्कुराते हुए नाजुक सी मेरी नाक को छुआ, प्यार भरी शब्दों में बोला, मेरी प्यारी पत्नी, मेरी जान, तुम्हें समझाना बहुत ज़रूरी था। तुम बेवकूफ़ी में बहुत बड़ा कदम उठा लेती, जो ना सिर्फ तुम्हें नुकसान देता बल्कि हमें एक दूसरे से दूर कर देता। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, जिसमें अपनी जान से दूर हो जाऊं। मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करता हूँ शायद दुनिया में किसी से हो। मेरे इस प्यार को तुम बुरा मत समझना। ये सब तुम्हें समझाना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर आदमी नहीं हूँ। सतेंद्र की बातें सुनकर अब मेरे दिल पर भी सुकून आ गया था। मेरा तो डर ही निकल गया था। अब मुझे शादी के रात को लेकर कोई भी डर नहीं लग रहा था। अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि शादी के रात इतनी डरावनी नहीं होती जितनी कि मैं सोच सोच कर डर रही थी। सतेंद्र जी, सच में आपने मुझे सब कुछ समझा दिया। अब मुझे इस रिश्ते को लेकर कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन अब मुझे माँ को लेकर बहुत डर लग रहा है। विदाई से पहले हमारे बीच ये सब हो गया, अब मैं माँ से क्या कहूँगी? तो सतेंद्र कहने लगे, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्यों तुम इतना डर रही हो? मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ, उसमें डरने वाली क्या बात है? तुम फिक्र मत करो, मैं इसी हफ्ते तुमको विदा करवा कर ले आऊँगा और फिर पूरे हफ्ते में तुम पर अपना जान लुटाऊँगा। ये सुना था कि मेरे गाल शर्म से लाल पड़ गए थे और फिर सतेंद्र मुझे खुद मेरे घर छोड़ने के लिए आए थे और फिर घर आकर माँ से कहने लगे, मैं अगले हफ्ते ही दिव्या को विदा करवा कर ले जाना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। माँ कहने लगी, बेटा आपकी मर्जी नहीं चलेगी इसमें, बड़ों की राय जरूरी है। अब बड़े मिलकर तय कर चुके हैं कि 3 महीने बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ विदा होकर जाएगी, तो आप इस मुहूर्त को बदल नहीं सकते। आप अब घर जाइए। ये सुना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। माँ ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया था और जो कुछ मेरे साथ हो गया था मैं उसे माँ से कैसे बताती, क्योंकि इसमें तो मेरी ही गलती थी। आखिर दोनों परिवारों ने मिलकर अपनी ही बातों को माना, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी थी। मैं उस दिन के मुलाकात से प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी डेट भी नहीं आ रही थी, पर मैं ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकती थी और दोबारा मैं सतेंद्र से भी नहीं मिल पाई थी। लेकिन मैंने सतेंद्र को एक खत लिखा था, उसमें सब कुछ बता दिया था। सतेंद्र ने भी मेरे खत का जवाब दिया था और कहा, कोई बात नहीं, तुम इस बात को राज ही रखना, नहीं तो घर वालों को पता चलेगा तो दोनों परिवारों की बहुत बदनामी होगी। विदाई से पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैंने इस बात को किसी को नहीं बताया और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करती रही, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है उसे तो इंसान टाल ही नहीं सकता। मेरे विदाई वाले दिन सतेंद्र को अचानक अटैक पड़ गया था और वह मौके पर ही दम तोड़ गया था। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैंने जो कुछ कर लिया था सतेंद्र के साथ, मैं वो किसी को बता भी नहीं सकती थी और कोई मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करता। ऐसे ही जब कई दिन बीत गए और मेरा पेट बाहर को आने लगा, सबके पैरों तले से जमीन निकली थी। माँ तो मुझे देखकर ही परेशान हो गई थी। ये कब हुआ? मैंने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ ने जब उनके घर ये खबर भिजवाई तो वे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे बेटे का खून नहीं हो सकता। अभी तो हमने उस लड़की की विदाई नहीं करवाई, तो ये बच्चा हमारा कैसे हो सकता है?
उन्होंने इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया और मैं विधवा हो गई थी। एक बच्चे की माँ भी थी। माँ बाप ने तो मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाई थी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, ये बच्चा हम रख लेंगे। मैं अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं इसी बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहती थी। मैंने भी कुछ साल के बाद अपने लिए जॉब ढूंढ लिया था। पूरे खानदान में हमारी थू-थू हो गई थी। मैं तो इन सब की परवाह ही नहीं करती थी, पर माँ बाप पर इन सब का बहुत असर पड़ा था। वे रोज़ मेरे बारे में सोचकर अपने शरीर को कमज़ोर कर रहे थे, लेकिन मैंने भी दुनिया की बातों को पीछे छोड़कर जीना सीख लिया था और मैं उस बच्चे के साथ जी रही थी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? मेरा बेटा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।